हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा। तो परिणामों की चर्चा के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पर बात करी थी, लेकिन उसमें से एक मुद्दा ये निकल कर आया था कि 1857 के विद्रोह के दीर्घगामी परिणाम हुए, लेकिन वो अपने तात्कालिक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देना। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया में वो असफल रहा। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 से लेकर 1858 के जून महीने तक चलते रहा, और इस बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको हम विद्रोह की असफलता के कारणों के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 के रिवॉल्यूशन की असफलता का कारण क्या रहा। 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल क्यों रहा। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि हम विद्रोह को असफल नहीं मान सकते, या हम किसी भी सामाजिक क्रांति को, राजनैतिक क्रांति को इस आधार पर हम मूल्यांकन नहीं कर सकते कि वो अपने तात्कालिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही या नहीं रही। हम ये देखते हैं कि जिस बृहत्तर दृष्टिकोण के साथ या जिस बृहत्तर उद्देश्य के साथ इस तरह की क्रांतियाँ की जाती हैं, उनमें उसकी क्या सफलता रही, क्या वो उसको आगे बढ़ा पाने में सफल रही कि नहीं रही, इस आधार पे हम मूल्यांकन करते हैं। हम ये इस आधार पे 1857 के विद्रोह की सफलता विफलता का मूल्यांकन करेंगे कि 1857 का विद्रोह आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह से प्रभावित कर पाया। अगर वो सकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाया तो हम कहेंगे कि वो सफल रहा। तो लेकिन एक मुद्दा ये भी बनता है कि क्या कोई भी आंदोलन, क्या कोई भी विद्रोह, क्या कोई भी जनक्रांति, सामाजिक परिवर्तन का प्रयास अपने तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त कर सका या नहीं। तो अगर वो तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका तो उसे बहुत ही वस्तुगत होकर अगर हम उसका मूल्यांकन करें तो वो तात्कालिक उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सका, तो हम कहेंगे कि वो असफल रहा। तो 1857 का रिवोल्ट भी इस दृष्टिकोण से असफल रहा। तो आज हम उसको सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे कि क्या क्या कारण रहे जिसके कारण से 1857 का विद्रोह असफल रहा। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण जो हमको समझ में आता है वो है निर्धारित समय से पूर्व प्रारंभ होना। विद्रोह के प्रारंभ की शुरुआत, विद्रोह के प्रारंभ के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी वो थी 31 मई 1857, लेकिन विद्रोह प्रारंभ कब हो गया? 10 मई 1857 को। इसका परिणाम ये हुआ कि पहली चीज़ तो निर्धारित की गई तिथि से पहले प्रारंभ होने के कारण से अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में प्रारंभ हुआ। एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि विद्रोह अलग अलग समय में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में प्रारंभ हुआ। अगर हम निर्धारित की गई तिथि का इंतजार किए होते तो सभी जगहों पर अगर हम एक साथ विद्रोह करते तो स्थिति कुछ बदल सकती थी। कैसे बदल सकती थी? अगर हम अलग अलग जगहों पर विद्रोह करेंगे तो विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश सेना को कम मशक्कत करनी पड़ेगी। वही सेना जो विद्रोह को लखनऊ में दबाती है, आप देखेंगे कि वही सेना आगे चलकर कानपुर में भी विद्रोह को दबा देती है। तो ये कैसे हो पाया? अगर विद्रोह लखनऊ में भी एक साथ ही प्रारंभ हुआ होता, उसी समय कानपुर में भी प्रारंभ हुआ होता, उसी समय दिल्ली में भी प्रारंभ हुआ होता, उसी समय झांसी में भी प्रारंभ हुआ होता, तो अंग्रेजों को एक मुसीबत का सामना करना पड़ता, उनको भी संसाधनों की कमी से जूझना पड़ता, जो कि भारतीय क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी समस्या रही। तो एक तो निर्धारित समय से पूर्व प्रारंभ हो गया। अच्छा, जहाँ पर निर्धारित समय से पूर्व प्रारंभ नहीं हुआ, जहाँ के सैनिकों ने वेट किया कि वो 31 मई 1857 को विद्रोह शुरू करेंगे, या सूचना संचार माध्यम इतने मजबूत नहीं थे जिसके कारण से डेट में जो चेंज किया गया वो भारत के सभी लोगों को या सभी छावनियों को पता चल जाता। तो बहुत सारी जगहों पर लोगों ने विद्रोह नहीं किया, वो समझ रहे थे कि 31 मई 1857 को विद्रोह करना है। उससे पहले अंग्रेज चौकन्ने हो गए, और जिन जिन पर उनको संदेह रहा कि ये क्रांति विद्रोह में भाग ले सकते हैं, उन सबके हथियार वापस ले लिए गए, उन सबको बंदी बना लिया गया। तो विद्रोह के समय से पहले शुरू होने से कई समस्याएं खड़ी हुई जो आगे चलकर विद्रोह की असफलता के कारण के रूप में चिन्हित की जा सकती हैं।
विद्रोह के लिए 31 मई 1857 की तिथि निर्धारित की गई थी, ऐसा हमें जेसी विल्सन नाम के एक इतिहासकार हुए, जेसी विल्सन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी हुए, उनके विवरणों से हमें पता चलता है कि भाई इसके लिए एक तिथि निर्धारित की गई थी जो कि 31 मई 1857 की थी। तो जेसी विल्सन के रेफरेंसेस से हमको पता चलता है कि एक निश्चित तिथि तय की गई थी, लेकिन विद्रोहियों ने उस तिथि का इंतजार नहीं किया, उससे पहले ही विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। इसका एक परिणाम हमने बताया कि ये हुआ कि विद्रोह अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर प्रारंभ हुआ। आप देखेंगे कि वो 10 मई से लेकर और जून तक अलग अलग जगहों पर इस प्रारंभ होता रहा, तो उसके कारण से अंग्रेजों को दबाने में आसानी हुई। इसकी असफलता का एक कारण क्षेत्रीय सीमितता भी है, मतलब कि इसकी व्यापकता में कमी रही। व्यापकता में कमी रही का मतलब ये है कि ये पूरे भारत को प्रभावित नहीं कर सका और केवल गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को ही इसने प्रभावित किया, केवल इतने ही क्षेत्र में प्रभाव आया। अगर ध्यान से देखें तो देखिए, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार में आरा क्षेत्र, यही मेन सेंटर रहे विद्रोह के। तो 1957 में जब भारत के संपूर्ण भाग पर ब्रिटिश नियंत्रण है, अंग्रेज़ों का शासन है, वैसे समय में इतने थोड़े से क्षेत्र पर विद्रोह करके अंग्रेज़ों को मुसीबत में डालना उतना आसान नहीं था। और इन क्षेत्रों में भी विद्रोह कैसे हुआ, अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर प्रारंभ हुआ। तो अगर यहीं पर भी संगठित रहा होता, एक साथ विद्रोह हुआ होता, एक साथ अंग्रेज़ों के समक्ष चैलेंज खड़ा हुआ होता, तो स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सकता था। लेकिन एक तो उन्होंने पहले प्रारंभ कर दिया विद्रोह को, अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर प्रारंभ हुआ और बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं रहा। अगर ये पूरे भारत में हुआ होता तो भी एक स्थिति हो सकती थी जिस पर हम लोग चर्चा करते, लेकिन ये बहुत सीमित क्षेत्रों में रहा, जिसके कारण से अंग्रेज़ों को इसे दबाने में आसानी हुई और ये अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका। बहुत सारे देसी राजा ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, जिन्होंने क्रांति का समर्थन नहीं किया। इन देसी राजाओं में आप उनको भी रख सकते हैं जिन्होंने विद्रोह किया था। जिन्होंने विद्रोह किया था वो भी विद्रोह करना नहीं चाहते थे। अगर आप दिल्ली की स्थिति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब विद्रोही सेना दिल्ली पहुंची तो बहादुर शाह जफर ने पहले अंग्रेज़ों से संपर्क किया कि आपके विरुद्ध विद्रोह हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। आप झांसी को देखिए, झांसी की रानी जब विद्रोह प्रारंभ हो गया तब तक वो अंग्रेज़ों के संपर्क में रहीं और ये व्यवस्था बनाने का प्रयास करती रहीं कि उनके बेटे को वैधानिक उत्तराधिकारी झांसी का मान लिया जाए। तो जो विद्रोह कर रहे थे वो भी पूरे मन से नहीं कर रहे थे, वो अंग्रेज़ों पर एक मानसिक दबाव बनाने के लिए कर रहे थे। उससे पहले अगर आप कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहब ने भी इस बात का प्रयास किया अगर उनकी पेंशन बहाल कर दी जाए और जो उनके पिताजी को पेंशन मिल रही थी वो उनको मिल जाए तो वो विद्रोह नहीं करेंगे या विद्रोहियों का साथ नहीं देंगे, बल्कि वो अंग्रेजी हुकूमत का साथ देंगे। तो चाहे आप कानपुर का देख रहे हैं, चाहे आप दिल्ली का देख रहे हैं, चाहे आप झांसी का देख रहे हैं, सब लोग कैसे हैं, विद्रोह करने वाले ही ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए विद्रोह कर रहे हैं, किसी तरह का राष्ट्रीय हित के लिए विद्रोह नहीं कर रहे हैं। उनमें दूसरे विद्रोहियों के लिए कोई संगठन का भाव नहीं है, कोई एकता का भाव नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो जब विद्रोही इस तरह से सोच रहे हैं तो जो विद्रोह नहीं किए उनको अंग्रेज़ों ने तुरंत का तुरंत अपने साथ मिला लिया और इन विद्रोहियों के विरुद्ध उनको खड़ा कर दिया, जिनमें बहुत सारे पटियाला के राजा, जींद के राजा, मराठे, अफ़गानिस्तान का शासक, नेपाल का शासक, इन सब ने विद्रोहियों के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो देसी राजाओं में बहुत कम राजा ऐसे थे जिनको विद्रोह का समर्थन मिल सका। इनफैक्ट विद्रोह केवल उन राजाओं द्वारा किया गया जिन राजाओं के क्षेत्र को राज्य हड़प नीति के तहत या गलत तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। और वो ये जो विद्रोह था बेसिकली वो हमें तो ऐसा लगता है कि वो बार्गेन कर रहे थे कि भाई हम विद्रोह करेंगे
अगर आप हमारी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो हम विद्रोह नहीं करेंगे। तो जब ये विद्रोही ही बहुत पक्के भाव से नहीं कर रहे थे तो बाकी के लोग क्या ही समर्थन देंगे उनको। एक और समस्या रही, वो थी, हालांकि बहुत कम रही है, सांप्रदायिकता एक समस्या थी, वो भारत में पहले से भी थी, लेकिन 1857 के विद्रोह में ये बहुत मजबूत तत्व तो नहीं रहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरा प्रयास किया कि थोड़ा सांप्रदायिकता का माहौल निर्मित किया जाए। जब 1857 के विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से हुई तो बहुत सारे हिंदू शासकों ने और बहुत सारे हिंदू नेताओं ने अपने आप को मुग़ल सम्राट के अधीन मानने से मना कर दिया और अलग विद्रोह करने की बात करी। जीनत महल ने एक चिट्ठी लिखी थी। जीनत महल जो कि पत्नी थी बहादुर शाह जफ़र की, उन्होंने भारत के सभी राजाओं को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आइए हम मुग़ल सम्राट की अधीनता को स्वीकार करते हुए अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल देते हैं। तो लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया बहुत सारे लोगों ने, कई सारा उसमें धार्मिक एंगल भी था। कई राजा जो है बहादुर शाह जफ़र से मिलने के लिए नहीं तैयार हुए, जबकि बहादुर शाह जफ़र ने उनको बुलावा भेजा। तो उसमें एक रिलीजियस एंगल भी था। सांप्रदायिकता बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बाद में ये स्वीकार किया कि हिंदू और मुस्लिम संगठित होकर लड़े थे, लेकिन कई जगहों पर मुसलमानों ने उसको सांप्रदायिक और मुसलमानों और हिंदुओं ने उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास भी किया। एक महत्वपूर्ण बात थी अस्त्र शस्त्रों की कमी। अंग्रेज़ों के पास बंदूक थी, अंग्रेज़ों के पास लंबी तोप थी और इनकी सेना बहुत ही संगठित थी। हमारे पास क्या था लड़ने के लिए? बंदूक और लंबी तोप के विरुद्ध हम किससे लड़ रहे थे? हम तलवार से लड़ रहे थे, हम भाले से लड़ रहे थे, हम धनुष बाण से लड़ रहे थे। तो आप देखिए ना, एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसमें अस्त्र शस्त्र को लेकर कोई समानता नहीं है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, उस समय के जो भी सबसे लेटेस्ट हथियार हो सकते थे वो सब अंग्रेज़ों के पास थे। उनके पास अधिक दूरी तक मार करने वाली बंदूकें थी, लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप थी, और हमें बहुत पास जाकर लड़ना पड़ता था। हम जब तक तलवार लेके गर्दन तक पहुंचाएंगे वो दूर से ही हमको शूट कर देगा। तो ये एक अनइक्वल फाइट था, एक असमानता का संघर्ष था। सहायक साधनों की भी हमारे पास कमी थी। सहायक साधनों में क्या, जैसे हमारे पास रेल, संचार, परिवहन, डाक, ये सब भी युद्ध में सहायक हो सकते थे। अगर इन सब संसाधनों पर हमारा नियंत्रण हुआ होता तो हम संपर्क नहीं बना सकते थे विद्रोहियों के साथ। रेल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण था, जो भी संचार की व्यवस्था थी, डाक तार, इन दोनों पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण था। अंग्रेज़ों का नियंत्रण होने के कारण डाक तार को हम बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने हित में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। परिवहन के जो भी साधन थे उस समय पर, उस पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण था। राजमार्गों पर जो भी मार्ग थे उन पर भी उनका नियंत्रण था। तो हम उनको अपने हित में प्रयोग नहीं कर पाए। अपने हित में प्रयोग नहीं कर पाए, शायद यही कारण रहा कि विद्रोह उतना व्यापक नहीं हो पाया जितनी व्यापकता सफलता के लिए आवश्यक थी, है ना। आज अगर हम व्यापकता को विद्रोह की असफलता के कारण में गिन रहे हैं, इसका मतलब कि ये इससे ज़्यादा व्यापक होना चाहिए था, और उससे अधिक व्यापक होने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी था। विद्रोहियों के बीच एक कोई ऐसा मीडियम डेवलप होना ज़रूरी था जिससे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते। लेकिन आप देखेंगे कि इन सब संसाधनों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण था, और विद्रोहियों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भय था कि अगर हम इस पर काम करेंगे, अगर इसके माध्यम से हम काम करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए भी विद्रोह असफल रहा है, सहायक साधनों की कमी रही। कम और अप्रशिक्षित सैन्य बल। अगर हमारे पास सेना ज़्यादा होती तो भी हम सोच सकते थे कि हाँ भाई, हम ज़्यादा सेक्रीफाइस करके जीत जाते। हमारे पास जो विद्रोहियों की सेना थी, हमारे पास किन राजाओं ने ये विद्रोह किया था? आप देखेंगे कि उन राजाओं ने विद्रोह किया था जिनकी स्थिति पहले से ही खराब हो गई थी, उनके पास सेना नहीं रह गई थी। इसमें से लखनऊ को छोड़कर बाकी किसी के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी, कोई स्थायी सेना नहीं थी। लखनऊ के पास भी बहुत स्थायी सेना नहीं थी, अवध के पास भी बहुत स्थायी सेना नहीं थी। बाद में उन्होंने 10,000 सैनिकों को जल्दी जल्दी में भर्ती किया।
तो सैनिक कम थे और जल्दी जल्दी में भर्ती किए जाने के कारण वो अप्रशिक्षित थे, और अगर वो प्रशिक्षित किए भी जाते तो अंग्रेजी पद्धति से वो प्रशिक्षित नहीं किए जाते थे। अंग्रेज़ों की सेना ज़्यादा अनुशासित थी, ज़्यादा मारक क्षमता वाली थी, ज़्यादा एफिशिएंट थी, एक साथ लड़ती थी, उसके पास वॉरफेयर ज़्यादा अच्छा था, उसके पास स्ट्रैटेजीज ज़्यादा अच्छी थी, उनके पास नेतृत्व ज़्यादा अच्छा था। बहुत सारे उनके साथ जो सैन्य नेतृत्व करने वाले लोग थे, जेम्स आउटरम, नील, एडवर्ड नील, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कई जगहों पर, जनरल ह्यूरोज, जिन्होंने अकेले ही कई जगहों पर विद्रोह को दबा दिया। तो बहुत सारा चीज़ें थीं। कम और अप्रशिक्षित सैन्य बल था, योग्य नेतृत्व का अभाव था, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे प्रशिक्षण देने वाले लोग नहीं थे। तो ये सारी समस्याएं थीं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था हमारी सेना की मारक क्षमता के कम होने का। एकीकृत राजनीतिक विचारधारा का अभाव था। जो 1857 का विद्रोह था, ये किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं हो रहा था जिससे ज़्यादा लोग ये समझते कि हाँ भाई ये एक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की क्रांति है। ऐसा कुछ था नहीं। इसमें कोई एकीकृत राजनैतिक विचारधारा नहीं थी और ना ही कोई प्रगतिशील विचारधारा थी। इसमें कोई प्रगतिशील विचारधारा भी नहीं थी कि हाँ हम लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ रहे हैं, या हम नागरिकों को उनका अधिकार देने के लिए लड़ रहे हैं, या हम भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, या भारत में हम जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कोई एकीकृत प्रगतिशील कार्यक्रम हमारे विद्रोहियों के पास नहीं था। वो वास्तव में मध्ययुगीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का संघर्ष कर रहे थे, और इसके कारण से वो चूँकि मध्ययुगीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण से भारत के जो पढ़े लिखे समूह था, जो अभी हाल फिलहाल में पढ़ लिख कर और थोड़ा योग्य हुआ था, जो इसको संगठित कर सकता था, जो एक इसको राजनैतिक रूप दे सकता था, इसको एक विचारधारात्मक स्तर दे सकता था, वो नहीं मिल पाया इसको। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा समूह पुनः मध्ययुगीन व्यवस्था की स्थापना का साथ नहीं दे सकता था। ये विद्रोही क्या कर रहे थे? फिर से मेडिवल एरा का, फिर से वो सामंतवादी व्यवस्था जो मध्यकाल की व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था से यूरोप बाहर निकल कर दुनिया में आधुनिकता की और दुनिया में वैज्ञानिकता की, दुनिया में मानववाद की ज्योति जला रहा था, और हम फिर से वहीं जा रहे थे राजाओं महाराजाओं के पीरियड में, जो कि भारत के पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें विद्रोहियों का साथ नहीं देना है। वो इसको संगठित कर सकते थे, वो इसको विचारधारात्मक स्तर दे सकते थे। तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे कारण रहे जिनके कारण से 1857 का विद्रोह असफल रहा, तात्कालिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। तो ये हमारे कारण हैं जिनके कारण से 1857 का विद्रोह असफल रहा। अगर इस पर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो इतने सारे कारणों की व्याख्या करते हुए आप एक बहुत ही मजबूत और अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, एक से अधिक बार देखिए, अपने दोस्तों को के लिए भेजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आगे किस तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस विषय पर आप जो है पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में हमें बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।